राजस्थान का भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पूर्व दहली समूह पर्वतमाला के रूप में स्थित था, जिसका निर्माण आर्कियन युग में आज से 70 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। धीरे धीरे अपरदन की क्रिया से घर्षित इस खंड का विनाश हुआ एवं इसी के अवसादीकरण से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। वर्तमान में अरावली के मध्य भाग में जो भी दहली समूह का खंड देखने को मिलता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार टोंक व सवाई माधोपुर जिले में है। दहली खंड को 3 भागों में बांटा हुआ है: अलवर खंड, रायलो खंड और अजबरगढ़ खंड। उपरोक्त तीनों खंडों के अवसादीकरण से ही अरावली का निर्माण हुआ है। संसार में अरावली से पूर्व सबसे प्राचीन क्या है? दहली खंड है। वर्तमान में दहली समूह का अस्तित्व न होने के कारण संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली को माना जाता है, क्योंकि अरावली का मध्य भाग दहली समूह में ही निर्मित है। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कैसे किस प्रकार से हुआ? तो भूगर्भीय समय सारणी के प्री कैम्ब्रियन काल में आज से 40 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। इसलिए अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन काल भूगर्भीय समय सारणी के 16 कालों में प्रथम काल है। स्थल मंडल पर अवसादीकरण के दबाव क्रिया से वलन क्रिया उत्पन्न होती है एवं इस वलन क्रिया से अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, इसलिए अरावली वलित पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 2800 मीटर थी निर्माण के समय में, और जो वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर रह गई है। अरावली क्या है? पर्वतमाला, पहाड़ियाँ। चलिए बात करते हैं। सामान्यतः हम अरावली के लिए पर्वतमाला व पहाड़ियों जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरावली पर्वतमाला क्यों है? अरावली पहाड़ियों के रूप में क्यों है? तो देखते हैं। समुद्र से जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से ज़्यादा होती है उसे पर्वत कहते हैं। अरावली के निर्माण के समय इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी, इसलिए अरावली को पर्वतमाला की संज्ञा दी गई। वर्तमान में अपरदन से ग्रसित होने के कारण जो इसकी ऊंचाई है वो 930 मीटर ही रह गई है। समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक व 1800 मीटर तक हो, उन्हें पहाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए अरावली को पहाड़ियों की संज्ञा भी दी जाती है। अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों है? वर्तमान में अरावली पर्वतमाला वायु व जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन की क्रिया से ग्रसित है। अपरदन उपरोक्त दोनों साधनों से अरावली में पाई जाने वाली मुलायम चट्टानों अपरदित हो गई हैं एवं कठोर चट्टानें जो अपरदन से बच गई आज भी अरावली के अवशिष्ट भाग के रूप में दिखाई दे रही हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला को अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। अरावली के लिए सामान्य शब्द प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला शब्द प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों है, प्राचीनतम क्यों है। तो आगे बात करते हैं अरावली के बारे में। अरावली के गर्भ में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। कौन सी हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। क्वार्टजाइट चट्टानों का निर्माण 1 ग्रेनाइट, 2 नीस और 3 में शिस्ट जैसी चट्टानों से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट चट्टानों का जमाव सेंद्रा स्टेशन के पास देखने को मिलता है, जहां इनकी आकृति सर्प फन के समान दिखाई देती है। अरावली की तुलना दोस्तों किससे की जाती है? जो पर्वत है वो तो अल्पेशियन पर्वत है यूएसए में, उससे क्या है अरावली की तुलना की जाती है। और अगर किसी वाद्य यंत्र से देखें तो वो तानपुरा या तंदूरा वाद्य यंत्र के समान अरावली प्रतीत होती है। अगर किसी अंग से इसकी जो तुलना की जाती है तो वो है कर्णवत से की जाती है। अरावली से निकलने वाली नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक अलग से ट्रिक भी दी हुई है साथ में। तो पहले आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। बेबना से
सू को खा लूं, बेबना सासू को खा लूं, यह ट्रिक है। तो देखते हैं, बे से शुरू होता है बेड़च या आयर नदी, यह गोगुंदा पहाड़ियों उदयपुर से निकलती है। बना से बनास खामनोर पहाड़ियाँ राजसमंद से। सा से साबरमती कोटड़ा पहाड़ी उदयपुर से। सू से सूकड़ी नदी पाली में अरावली से निकलती है। को से कोठारी नदी दिवेर पहाड़ी राजसमंद से। खा से खारी नदी बिजरवाड़ा पहाड़ी राजसमंद से। लू से लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से। तो ये दोस्तों जो नदियां हैं अरावली से मुख्य निकलने वाली, जो उनका उद्गम स्थान है, उनके बारे में बताया गया है। आगे अरावली के विस्तार के बारे में बात करते हैं अपने। जो इसका अक्षांशीय विस्तार है अरावली का, वो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जो इसका अंतर है दोस्तों, 5 डिग्री का अंतर है अक्षांशीय विस्तार में। तो अरावली का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। 5 डिग्री 40 मिनट का अंतर है देशांतरीय विस्तार में। अरावली का कुल क्षेत्रफल 99,771 वर्ग किलोमीटर है। अरावली की चोटियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यह जो चोटियां बताई जा रही हैं घटते क्रम में बताई जा रही है, तो इसके लिए कोड भी रखा है, आपको याद हो जाएंगे। और चोटियों के नाम है, जिला है और उनकी ऊंचाई के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अपने कोड के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी जो ट्रिक है, तो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारागढ़ भैरू बाबा। तो आपको इतना याद रखना है, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, तारागढ़ भैरू बाबा। यह ट्रिक है, एक बार आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। गुरु से है गुरु शिखर, सिरोही 1722 मीटर और इसकी जो फीट में ऊंचाई है वह है 5,650 फीट। तो यह जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है से शेर सिरोही, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। तीसरी है दिल लगाकर से बनेगा दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर। दोस्तों कम से कम आपको ये तीनों चोटियां क्रम से याद होनी चाहिए कि परीक्षा में दूसरी चोटी तीसरी चोटी के बारे में अक्सर पूछा जा चुका है। आगे है जरगा जो उदयपुर में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। फिर है अचलगढ़ जो सिरोही में स्थित है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है 1380 मीटर। अचलगढ़ कहाँ स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। फिर है कुंभलगढ़, यह जो चोटी है 1224 मीटर ऊंची है और यह स्थित है राजसमंद जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं अपने रघुनाथगढ़ के बारे में। यह कहाँ स्थित है, सीकर जिले में स्थित है। जो इसकी ऊंचाई है वो है 1055 मीटर है। आगे है खो नागोरियन, तो यह 920 मीटर ऊंची है और जो यह स्थित है वो जयपुर जिले में स्थित है। तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है और यह अजमेर जिले में स्थित है। बैरू वो है राज अलवर के जिले में स्थित है और 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्थित कहाँ पे है, ये अलवर जिले में स्थित है। बा से बाबाई यह झुंझुनू में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है 782 मीटर है। बा से बेराट यह जयपुर में स्थित है और जो इसकी ऊंचाई है वो 704 मीटर है। चलिए आगे बात करते हैं अरावली की लंबाई के बारे में। जो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो कुल लंबाई का 80% है। अरावली की शुरुआत है वो पालनपुर गुजरात से होती है। राजस्थान में अरावली का प्रवेश खेड़ ब्रह्मा सिरोही से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्थान से क्या अरावली का प्रवेश होता है, कहाँ से, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। राजस्थान के मध्य भाग के 10 जिलों के बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला गुजरती है।
जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान से जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है वो इस तरीके से गुजरती है, आप मैप में देख सकते हैं। यह जो जिले हैं इनकी संख्या है 10 है और इनको अलग अलग 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो दक्षिणी भाग के जिले हैं राजस्थान के, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर। कौन कौन से हैं? राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर यहाँ पर जो स्थित हैं उनको दक्षिणी भाग में रखा गया है। मध्यवर्ती जिला आपको पता ही है क्या है, अजमेर जिला है। उसके बाद आगे उत्तरी भाग के जो जिले हैं जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर, यहाँ से भी क्या है जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है। चलिए बात करते हैं राजस्थान में अरावली का जो निकासी द्वार है, ये जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो खेतड़ी, सिगाड़ा, झुंझुनू एवं इसके बाद अरावली हरियाणा में चली जाती है। जो झुंझुनू का एक क्षेत्र है खेतड़ी, सिगाड़ा, वहाँ से क्या है अरावली राजस्थान से निकल जाती है और प्रवेश कर जाती है हरियाणा राज्य में। डोसी पर्वतमाला कहते हैं हरियाणा में इसे। और आगे यह हरियाणा से निकलती हुई क्या है दिल्ली के जेएनयू कैंपस तक जाती है। जेएनयू कैंपस को अरावली का अंत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अरावली की जो ऊंचाई है वो सबसे कम है, इसलिए जेएनयू कैंपस को क्या है अरावली का अंत माना जाता है। पर्वत की जहाँ ऊंचाई सर्वाधिक होती है वहाँ से उसकी शुरुआत मानी जाती है, एवं ऊंचाई जहाँ कम होती है वहाँ उसका अंत माना जाता है। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, इसलिए इसकी शुरुआत दक्षिणी भाग से होती है। अरावली की दिशा के बारे में बात करते हैं तो यह दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली 3 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है, जो क्रमशः है 1 नंबर सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान में आती है, हरियाणा में, और उसके बाद क्या है ये दिल्ली में चली जाती है। जिले जिनके आधे भाग से अरावली गुजरती है तो 13 जिले हैं, जैसे भीलवाड़ा है, टोंक है और बांसवाड़ा है। जिले जिनमें अरावली का गौण विस्तार देखने को मिलता है तो ये 17 जिले हैं, जालौर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर आदि। भूगर्भीय दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्वी अरावली, इसका जो विस्तार है किसका? उत्तरी पूर्वी अरावली का, जयपुर संभाग में है। सबसे ऊंची चोटी भी इसी में स्थित है। जो इसकी प्रमुख चोटियां हैं रघुनाथगढ़ सीकर में, दूसरी खो नागौरियन जयपुर में, बेराज अलवर में, बाई झुंझुनू में और बेराठ जयपुर में। जो उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? रघुनाथगढ़ इसी में है। उसके बाद मध्य अरावली की जो बात करते हैं अपने दूसरे भाग के बारे में, जो इसका विस्तार है अजमेर जिले में है। इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। किसे? मध्य अरावली को। शेखावटी की निमन पहाड़ियाँ, पहला भाग क्या है? शेखावटी की निमन पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ अन्य पहाड़ियों की तुलना में नीची होती हैं, इनमें घाटियाँ सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। इन घाटियों के मध्य ही पश्चिम भाग में की वायु पूर्वी भाग की ओर आती है और इन्हें वायु घाटियों के नाम से भी जाना जाता है। जो शेखावटी की पहाड़ियाँ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वायु घाटियों के नाम से भी जाना जाता है। जो वायु घाटियों का विस्तार है वो अजमेर, ब्यावर, सांबर के आसपास के क्षेत्र में है। और जो दूसरा है भाग उसमें बात करते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ऊंची चोटियाँ हैं इसकी तारागढ़ और अजमेर। तीसरा है मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी अरावली विस्तार है इसका 4 जिलों में है, राजसमंद, डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर में। सबसे ऊंची चोटियाँ हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरग्गा और अचलगढ़। दक्षिणी अरावली के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ व जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ के पश्चिम में रानीबाड़ा की उच्च भूमि जालौर स्थित है। तो रानीबाड़ा की उच्च भूमि जालौर कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली में जसवंतपुरा की पहाड़ियों व जसवंतपुरा की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। रानीबाड़ा की जो उच्च वृक्षहीन भूमि है वो जसवंतपुरा की पहाड़ी, रानीबाड़ा की जो उच्च वृक्षहीन भूमि है वो कहाँ है आपको बता दिया है।
आगे बढ़ते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, क्या है इसका जो डोरा पर्वत है। जालोर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इसराना बाकर, रोजा बाकर और जरोला बाकर। जालोर पर्वत सिवाना के पास स्थित है। कहाँ स्थित है जालोर पर्वत? सिवाना के पास। स्थानीय भाषा में इसे छप्पन का बाकर भी कहते हैं। इस पर ही हल्देश्वर का तीर्थ स्थल है। तो हल्देश्वर का तीर्थ स्थल कहाँ है? जालौर में, सिवाना के पास। अरावली की जो आकृति है उत्तरी भाग में बेड़ के पीठ नुमा है और दक्षिणी भाग में क्या है? पंखाकार है। उत्तरी भाग में बेड़ की पीठ नुमा और दक्षिणी भाग में पंखाकार है। और वैसे आपने पढ़ के आए थे वाद्य यंत्र के हिसाब से, अगर संपूर्ण अरावली की बात करें तो तानपुरा के हिसाब से है, और अगर अंग के हिसाब से देखें तो कर्णवत के आकार की है। चलिए आगे बात करते हैं। अरावली के समानांतर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा गुजरती है जो हिमालय तक जाती है। जीबीटी राजस्थान में कोटा, स्वाईबुद्ध, माधवपुर, धौलपुर जिलों से होकर गुजरती है। नोट: अरावली हिमालय एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य स्थित है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी अरावली गुरु शिखर में स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली को आड़ा वाला पर्वत भी कहते हैं। अरावली व दिल्ली, सिंधु व गंगा के मध्य जल विभाजक करने का कार्य करती है। सिरोही इसे अर्बुद देवी पर्वत के नाम से जानते हैं। हरियाणा में इसे डोसी पर्वत के नाम से जानते हैं। किसे? अरावली पर्वत को हरियाणा में डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में जो अरावली को मेरु, सुमेरु, परिपत्तर पर्वत कहा गया है। आगे अरावली के बारे में मुख्य बातें और देखते हैं। जो इसका सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर दक्षिणी पूर्वी में, अजमेर में, और जो सर्वाधिक संकीर्ण है ये कहाँ है? अजमेर जिले में है। और सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो जिला है अरावली का वो है सिरोही। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो शहर है वो है माउंट आबू है। सबसे नीचे स्थित जो जिला है वो क्या है? अजमेर है। अरावली पर्वतमाला का जो गर्भगृह है अरब सागर को कहा जाता है, लेकिन जलमग्न होने के कारण अरावली दिखाई नहीं देती, अर्थात अरावली का गर्भगृह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। अरावली में कृषि की जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि या झूमी कृषि के नाम से जानी जाती है जो अरावली में कृषि की जाती थी, 1 से 3 वर्ष तक की जाती है। और आदिवासी जो जाति है इसके लोग क्या है इसमें कृषि करते हैं। पेड़ों को काटकर और जलाकर की जाती थी। वर्तमान में इस पर रोक इसी कारण सरकार ने क्या है लगा दी है, क्योंकि इसमें जो वृक्षों का दोहन होता था उनको बंद किया जा सके। इसकी जो नया विशेषता है यह बिना यंत्रों के की जाने वाली खेती है। इसे वन या बुश फलों कृषि भी कहते हैं। आदिवासी मक्का या रतालू की फसल क्या है जो अरावली क्षेत्र में बोते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए आगे देखते हैं। अरावली के भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल, जो इसका कुल क्षेत्रफल है वो 99,771 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी पूर्वी पठार के रूप में जो रखा गया है इसे 24,185 वर्ग किलोमीटर। पूर्वी मैदानी भाग है वो 43,307 वर्ग किलोमीटर और मरुस्थल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 17,500 होगा सॉरी। ये जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अरावली में 10%, दक्षिणी पठारी भाग में 11%, पूर्वी मैदान में 39% और मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान के। राजस्थान के जो अरावली भाग है जो यह किसका अवशेष है तो गोंडवाना लैंड के दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदान है वो तैंतीस सागर के, मरुस्थल भी किसका है? तैंतीस सागर का भाग है। प्रतिशत की बात कर लेते हैं। अरावली 9.3% है राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 6.89% है, पूर्वी मैदान 23% है, मरुस्थल क्या है 60.4% है। अरावली में वर्षा जो होती है वो
जो औसतन 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। अरावली में वनस्पति है वो किस प्रकार की वनस्पति है? पतझड़ वनस्पति है। अरावली में जो खनिज है वो किस प्रकार के हैं? धात्विक खनिज सर्वाधिक है यहाँ पे। और अरावली में जो कृषि सर्वाधिक की जाती है मक्का की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? आदिवासियों के द्वारा। अरावली की जो नदियां हैं मुख्य है वो लूनी, बनास प्रमुख नदियां हैं तथा इनके अलावा इनकी सहायक नदियां भी हैं। अरावली के पूर्व भाग में 20 जिले हैं। अरावली के पश्चिम भाग में 13 जिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में कुल 12 जिले आते हैं। रायलसीमा की जो पहाड़ी पर क्या है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का नक्शा 1911 में एडमिन लुडविन ने बनाया था। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायस रिंगल लॉज था। क्या नाम था? वायस रिंगल लॉज था। जो विशेष तथ्य और हैं अपने उनके बारे में बात कर लेते हैं। नाल, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में तंग रास्तों को क्या कहते हैं? नाल कहा जाता है। गिरवा, उदयपुर में अरावली के तश्तरीनुमा आकार को क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। भाकर, सिरोही के पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला का अत्यधिक कटी-फटी व उबड़-खाबड़ होना जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहा जाता है। छप्पन का मैदान, माही व उनकी सहायक नदियों के द्वारा अपने अवसाद के जमाव से निर्मित मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में यह फैला हुआ है। मगरा किसे कहते हैं? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग को पहाड़ी स्थानीय भाषा में मगरा कहा जाता है। छप्पन की पहाड़ी, ग्रेनाइट पर्वत, नकोड़ा पर्वत बाड़मेर की सिवाना तहसील से लेकर जालौर के मध्य स्थित छप्पन की पहाड़ी, नकोड़ा की पहाड़ी, ग्रेनाइट के पर्वत, इनका आकार गोबंदाकार है। ये लोथिल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अरावली में जो स्थित पठार है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है देशहरों का पठार। उदयपुर में रागा व जरगा पहाड़ी के मध्य स्थित पठार को दशहरों का पठार कहते हैं। फिर है बेराट का पठार। उदयपुर व राजसमंद के मध्य गोकुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित पठार को बेराट का पठार कहते हैं। जो विशेषता है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। जरगा पठार, जरगा बुराट पठार की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार क्या है? बुराट पठार है। लसाड़िया पठार, जैसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में स्थित पठार लसाड़िया पठार कहलाता है। इसकी जो विशेषता है अरावली की सबसे विच्छेदित तथा कटा-फटा पठार है। तो कौन सा है? लसाड़िया पठार सबसे कटा-फटा अरावली का पठार है और सिरोही में यह स्थित है लसाड़िया पठार। आबू पठार, यह भी सिरोही में स्थित है। इसकी विशेषता है कि राजस्थान का यह दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1200 मीटर। और जो पहला है वो आपको पता ही है, गुरु शिखर अभी बात करके आए हैं अपने। अन्य नाम है गुरुमाथा। इसके पास डोरा पर्वत स्थित है। इसे बलोलिथ की संज्ञा दी जाती है। इसे इंसवर की संज्ञा दी जाती है। अपर्दन की अंतिम अवस्था में छोटी पहाड़ी दिखाई देने के कारण इसे इंसवर की संज्ञा दी जाती है। आगे उड़िया पठार के बारे में बात करते हैं। यह स्थित है सिरोही में। इसकी जो विशेषता है सबसे ऊंचा पठार है राजस्थान का, 1360 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। पहला अपने पीछे बात करके आए थे अभी, और अभी जो दूसरा है वो क्या है? उड़िया पठार है जो सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर ऊंचाई है। यह आबू पठार से 160 मीटर अधिक ऊंचा है। तो दूसरा पठार अभी बात किया था अपने, आबू पठार। मैसा पठार, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विशेषता इसकी है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इसी पठार पर बना हुआ है। कहाँ पे? मैसा पठार पे। चिड़ियाटूक पठार जोधपुर में है। मेहरानगढ़ का किला इसी पठार पे बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? चिड़ियाटूक पठार पे मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। ऊपरमाल का पठार
चित्तौड़गढ़ के भैंसरोगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य स्थित पठार ऊपरमल का पठार कहलाता है। खिराड़ पठार भीलवाड़ा की शाहजहांपुर तहसील से टोंक के मध्य स्थित पठार। त्रिकुट पठार जैसलमेर में स्थित है। इसकी विशेषता है कि जैसलमेर का किला है जो त्रिकुट पठार पर बना हुआ है। मंदसेरा पठार यह चित्तौड़गढ़ में है। चलिए आगे अपने बात कर लेते हैं राजस्थान में जो प्रमुख दर्रे हैं अरावली के, उनके बारे में। अरावली के जो दर्रे हैं वो आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं और आपको वैसे भी बताया जा रहा है। उदयपुर में जो दर्रे हैं वो है केवड़ा, किनाल और फुलवारी नाल। कहाँ पे हैं? उदयपुर में है। जो राजसमंद में जो इसके अरावली में दर्रे हैं वो हैं कमली घाट, पीपला घाट, गोरा घाट और सामेश्वर, हाथीगुड़ा और हल्दी घाट राजसमंद में है। कमली घाट, पीपला घाट, सामेश्वर यह अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है और हाथीगुंडा कुंभलगढ़ किले के सबसे नज़दीक दर्रा है और हल्दी घाटी जिसे रक्तलाई का मैदान इसी दर्रे में स्थित है। आगे पाली है, इसमें है देसूरी की नाल, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। पागल है, इसे जिलवा भी कहते हैं। तो पाली में जो दर्रे हैं दोस्तों वो हैं कौन कौन से हैं? देसूरी नाल और पागलिया। अजमेर में बरदर्रा, अजमेर आगरा अहमदाबाद NH 14 इसी दर्रे से गुजरता है। पाखरियाँ, कुसबारी, रूपा घाट, उदयवारी और शिवपुरा। अजमेर में जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? बरदर्रा, पाखरिया, कचबारी, सवरूप घाट, उदयवारी, शिवपुरा। चलिए आगे बात करते हैं दुश्चय बैराज घाटी। यह घाटी 111 किलोमीटर लंबी चित्तौड़ के बेंगू से लेकर भीलवाड़ा के मध्य फैली हुई है। विद्यान श्रेणी बिहार के सासाराम से लेकर चित्तौड़ के मध्य स्थित है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में चूने की मात्रा पाई जाती है। मिलानी अग्न्य चट्टानें या शैल जालोर में सिवाना क्षेत्र के मध्य मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों को मलानी शैल या मलानी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। आइए ट्रिक से जानते हैं चट्टानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ट्रिक है दोस्तों वो है आधा कवि गोद में टर्शरी। क्या है आधा कवि गोद में टर्शरी? तो बात करेंगे इसमें अपने चट्टान समूह है और उसकी विशेषता के बारे में। ये इससे आप क्या ट्रिक से जो चट्टानों को याद रख सकते हैं। तो आर्कियन है, भारत की प्राचीनतम शैल समूह है और धारवाड़ा धात्विक व अधात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से बनी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। अरावली में सर्वाधिक देखने को जो मिलती है वो कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ा चट्टानें हैं। कडप्पा है आगे, मार्बल इन्हीं चट्टानों से मिलता है। विद्यान बिहार के ससाराम से चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। चूना सर्वाधिक इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तो चूना किन चट्टानों से मिलता है सर्वाधिक? विद्यान चट्टानों से मिलता है। गोंडवाना कोयले का निर्माण इसी शैल से हुआ है। किस चट्टान से? गोंडवाना चट्टान से। दक्कन ज्वालामुखी से निर्मित काली मिट्टी देखने को मिलती है इस चट्टान में सर्वाधिक। टर्शरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि गैस तेल के प्राप्त होने का जो सही क्रम है भूमि में वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर गैस पाया जाता है, उसके बाद नीचे उसके तेल मिलता है और फिर पानी मिलता है जिन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो भूगर्भ में इस प्रकार से यह हमें प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला के विनाश को बचाने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया था। अरावली पर्वतमाला का वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में महत्व है, उनके बारे में बात करते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान की जीवनदायिनी सरिता यथा बनास, बड़ेच, खारी, कोठारी, सूकरी, साबरमती और माही आदि नदियों की जन्मस्थली है।
इन अधिकांश नदी घाटियों में आहड़ जैसी हड़प्पा कालीन सभ्यताएं पनपी तथा पाषाण मध्यकालीन ताम्रयुगीन एवं नवीनतम सभ्यताएं इन नदी तटों के किनारे पनपी और आज भी इन नदियों के किनारे क्या है उदयपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, ब्यावर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जैसे शहर क्या है बस रहे हैं। अरावली पर्वत की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। फलस्वरूप इन पहाड़ों से दोनों ओर पूर्व व पश्चिम में नदियां बहती है। परिणाम सिंचाई, पेयजल व उद्योग के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। मैदानों का निर्माण इन्हीं नदियों के द्वारा किया गया है। इन नदियों की घाटियों में कई मीठे पानी की झीलें एवं बांध बनाए गए जिनसे सिंचाई, पेयजल, पर्यटन आदि के लाभ मिलते हैं। जयसमंद, फतेह सागर, बालसमंद, सिलसेड़ आदि झीलों के पानी से सिंचाई होती है। जवाईबाद, अन्ना सागर, फाय सागर, जवरामगढ़, बिसलपुर, पिछोला, बालसमंद, जयसमंद आदि झीलों से पेयजल मिलता है तथा जयसमंद व डेबर झील, पिछोला, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर आदि क्या है पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थल हैं। पर्वत चोटियों के डालों पर डाक, गुल्लर, हरड़, आम, जामुन, करहू, बेहड़, आंवला, खेली, शीशम आदि पेड़ पाए जाते हैं तथा इन पर चारागाह भी पाए जाते हैं जिन पर आदिवासी, वनवासी समाज व जंगली जीव जंतु आश्रित हैं जिनसे पशुपालन की अर्थव्यवस्था पनप रही है। वनों में अभयारण्य वन्य जीव पाए जाते हैं जो पर्यटकों के आकर्षण बिंदु है जिसे सरिस्का अभयारण्य, रणथंभौर टाइगर अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, सीता माता, नाहरगढ़ और सज्जनगढ़ आदि। अरावली पर्वत की कठोर प्राचीनतम चट्टानों के खजाने में अनेक बहुल्य एवं महत्वपूर्ण खनिज यथा तांबा, जस्ता, चांदी, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, मार्बल, ग्रेनाइट, पन्ना, पेराइट्स, फ्लोराइट्स, चूना पत्थर, कैल्साइट आदि मिलते हैं जिन पर कई उद्योग व लाखों श्रमिक आश्रित हैं। अरावली पश्चिम मरुस्थल को पूर्व में बढ़ाने से रोकता है। भौतिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से एक जीना पर्दा बनाता है अरावली पश्चिमी मरुस्थल को रोकने के लिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समांतर प्रवाहित होती हैं, हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती हैं समांतर प्रवाहित होकर, फलतः मानसून की वर्षा नहीं होती। इसका प्रसार पूर्व पश्चिम होता है तो भिन्न होता है। अरावली की श्रेणियों को 3 भागों में विभक्त किया गया है तो है पहली है उत्तरी पूर्वी पहाड़, मध्य अरावली श्रेणियां और मेवाड़ के जो पहाड़ हैं। अरावली पर्वत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अरावली पर्वत उत्तर पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के परिसर पर अत्यंत निम्नतम कटिबंध श्रेणियों के रूप में पाया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व में पाया जाता है अर्थात मानसून की दिशा के समांतर पाया जाता है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात में अधिक चौड़ा व विस्तृत है जबकि उत्तर पूर्वी का भाग संकरा पाया जाता है। इन पहाड़ों के बीच बीच में कई बेसिन पाए जाते हैं जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं जैसे अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, तालवृक्ष बेसिन, बेराट बेसिन, अचरोल बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, अजमेर बेसिन, सेंधना बेसिन, ब्यावर बेसिन, उदयपुर जंडोला बेसिन, राजसमंद बेसिन आदि। पर्वतमालाओं में गहरी नदी घाटियां पाई जाती है जो लगभग सभी पौधावस्थाओं में प्राप्त कर चुकी हैं। यह अप्रदन सतहों के निर्माण में योगदान कर चुकी हैं। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो प्री कैम्ब्रियन कल्प की बनी है। इनमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत पाई जाती हैं। फलतः एक विशिष्ट प्रकार को सर्पमुख एवं फण के समान आकृति की रचना हो गई है। ये चट्टानें विशेष रूप से सेंधरा स्टेशन राजस्थान के पास बहुत पाई जाती हैं। आबू पर्वत आदि चट्टानों में भी बड़े बड़े खोखले भाग हैं।
इन पर्वत के ऊपरी भाग नुकीले, तेजधार युक्त व संकरे कड़ीनुमा पाए जाते हैं, जबकि विद्यमान चट्टानों के भाग अपेक्षाकृत चौड़े, नीचे व नवीन चट्टानों से बने हुए हैं। अरावली पर्वत राजस्थान की ही नहीं वरन संपूर्ण देश की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। इसके पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल आदि नदियों के बहाव द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, जबकि पश्चिम दिशा का जो पानी है वो लूनी व सहायक नदियों सुकड़ी, जोजारी, घुइया, जवाई आदि के द्वारा अरब सागर में जाकर गिरता है। अरावली पर्वतों से संबद्ध ऊपरमाल पठार, दक्षिण बोराट पठार, उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार भी इसकी प्रमुख विशेषता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लेके आते रहेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।